गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबलरी करेंगे। तो यहाँ पे जो एडिटोरियल है वो आपका है ग्राउंड ब्रेकिंग ऑन राम टेम्पल भूमि पूजन। जो राम टेम्पल भूमि पूजन पे जो था आपका ग्राउंड ब्रेकिंग वाला वो एडिटोरियल है, उसकी यहाँ पे अपने वोकैब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वोकैब को। जो फर्स्ट वोकैब आपकी आती है वो आती है असेंडेंसी। अब जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेंडेंसी? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेंडेंसी? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस में। तो कंप्लीट एनालिसिस में देखें तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग आता है वो आता है प्रभुत्व, प्रभाव, प्रभुता, अधिकार। मतलब प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव होना किसी अदर थिंग पे, उसको बोलते हैं अपने असिडेंसी। ओके, मीनिंग यहाँ इंग्लिश में देखें मोर पावर और इन्फ्लुएंस देन द अदर। मतलब किसी दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा पावर और इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव होना किसी चीज़ का। ठीक है, सिनोनिम्स देखें तो पावर हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। पावर पावर होती है, कमांड किसी के ऊपर कमांड होना, उस पर कंट्रोल वगैरह होना, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स में देखें तो इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी का मतलब, इन्फीरियर का मतलब होता है तुच्छ, मामूली सी चीज़ होना। तो मामूली को बताता मतलब वीक होना, एक टाइप से वीकनेस, कमजोरी। ठीक है, ये इसका एंटोनिम। एक तो आपका किसी के ऊपर प्रभाव है, एक आपकी कमजोरी है। ठीक है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मामूली हो, तो वो आपकी इन्फीरियरिटी हो जाएगी। इसका एंटोनिम बिल्कुल सही है। यूजेज यहाँ पे देखें, द टू प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब होता है जो दो प्रदेश हैं उनकी बात कर रहा है। हैव लॉन्ग फोर्ट, वो बहुत टाइम से लड़े हैं। फॉर किसके लिए? पॉलिटिकल असेंडेंसी। पॉलिटिकल वे में जो राजनीतिक असेंडेंसी जो थी उसके लिए वो लड़े हैं, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए। बिल्कुल सही है। एडिटोरियल में देखें ए न्यू फेज ऑफ देयर पॉलिटिकल असेंडेंसी। तो यहाँ पे नए फेज की बात हो रही है, किसका? पॉलिटिकल असेंडेंसी के। तो ये आपको अगर कंप्लीट सेंटेंस देखना है तो आपको एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब यहाँ चलते हैं इसके पिक्चर एनालिसिस पे। तो पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे देखें तो सिमिलर वर्ड्स आए हैं। सिमिलर वर्ड्स फॉर हैव असेंडेंसी ओवर, किसी के ऊपर असेंडेंसी रखने के सिमिलर वर्ड्स, जैसे हो गया डोमिनेट, हो गया आपका डोमिनेटेड, हो गया हैव मास्टरी ओवर, किसी के ऊपर मास्टरी होना। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर, किसी का कंट्रोल, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। बी इन कमांड ऑफ, किसी बात की कमांड होना, पावर होना। बी एट द हेल्म ऑफ, मतलब शासन वगैरह में पावर में होना। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। असिडेंसी को यूज़ कैसे करोगे? तो असिडेंसी को अपने यूज़ कर सकते हैं इजीली कि अभी अपने बात करेंगे तो किस चीज़ की असिडेंसी ज़्यादा है। समझ में आई चीज़? इस तरीके से आप यूज़ करो। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल वे में अपने बात करें तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट की क्या है? असिडेंसी है। इंडिया के अंदर अपने बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट की क्या है? असिडेंसी है। समझ में आ रही है चीज़? जैसे अपने घर पे बात करें, घर में अपने घर में किसकी असिडेंसी है? मम्मी पापा की असिडेंसी होती है घर में, क्योंकि उनका प्रभुत्व, उन्हीं का अधिकार होता है। तो उनकी क्या है? असिडेंसी है। मम्मी पापा, दादा दादी, उनकी क्या है? असिडेंसी है। अब भाई बहनों के अंदर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आप भाई की ज़्यादा असिडेंसी है या बहन की, वो आप अपने आप डिसाइड कर लेना खुद से किसकी असिडेंसी ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप यूज़ करना। देखो वोकेब करने का तरीका यही होता है कि वोकेब को आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। अपनी प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसके अंदर आप यूज़ करो, तभी आपके वोकेब ज़्यादा याद होगी। क्लियर? आप लोगों की समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है, वो आती है स्ट्राइफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइफ? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइफ? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग आंसर करो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइफ? अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में देखें तो जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है विवाद, झगड़ा, संघर्ष, शत्रुता। मतलब इसको बता, दुश्मनी वगैरह को स्ट्राइफ बताता है, विवाद झगड़े वगैरह को। तो मीनिंग इंग्लिश में देखें स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और फाइटिंग। बहुत तगड़े वाला डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति या फाइटिंग, लड़ाई को बताता है स्ट्राइफ। सिनोनिम्स देखें तो कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, कंट्रोवर्सी, विवाद, बिल्कुल सही है। एंटोनिम्स में एग्रीमेंट, पीस हो जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब समझौता वगैरह, पीस शांति, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें मनी इज ए मेजर कॉज ऑफ स्ट्राइफ इन मैनी मैरिजेस। बहुत सारी शादियों में, मैरिजेज में जो मनी, पैसा है, एक बहुत बड़ा कारण होता है किसका? स्ट्राइफ, विवाद का। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है दहेज की। समझ, दहेज प्रथा की बात हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, गलत प्रथा है, जिसको अपने को क्या करना है? बिल्कुल ख़त्म करना है। अगर हम अपनी शादी होती है तो ठीक है, तो क्या करना है उसको, आप लोगों ने क्या करना है? देखो शादी तो तभी होगी जब आप कुछ जॉब वगैरह लगोगे, तभी आपकी शादी होगी, नहीं तो कहाँ से शादी हो जाएगी? ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अपने खुद का पेट नहीं भर पाएंगे तो अपने साथी का पेट कहाँ से भर देंगे? ठीक है, उसका पेट नहीं भर पाएंगे ना, उसको खाना वगैरह कहाँ से दे पाएंगे? जब खुद का ही अपना टाइम पास नहीं होता तो अपने साथी की जीवन को कैसे सुधार दोगे आप? तो उसके लिए तो आपको जॉब ज़रूरी है। मतलब ये निकला कि अगर शादी होती है, अगर आपकी शादी होती है तो दहेज नहीं लेना। समझ में? होती है तो दहेज
नहीं लेना नहीं होती है तो फिर दहेज कहाँ से लोगे, फिर तो दहेज लेने का कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब दिल पे मत लेना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही शादी सबकी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप शादी को ही सब कुछ मत मान कर चलना, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जैसे अपने समाज की बात करें तो पता है एक चीज़ समाज क्या बोलता है, समाज ऐसे बोलता है कि जॉब लग जाएगी तो शादी हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो मैरिज ही होती है क्या? ठीक है, देखो बात तो ऐसे करते हैं अपने समाज में मैरिज के बारे में, जैसे कि आईएएस ऑफिसर लग गया कि वाह यार उसकी किस्मत देखो, उसकी मैरिज हो गई, उसकी किस्मत कितनी तगड़े वाली है, उसकी मैरिज होगी। मतलब बोल तो ऐसे रहे हो जैसे वो राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, शादी के बाद में पता ही है क्या होना है। ठीक है, जब आप खुद का ही पेट नहीं भर पाओगे तो साथी का पेट कहाँ से भरोगे, लड़ाई झगड़ा ही होना है उसके बाद में, जब आप खुद स्टेबल नहीं हो। तो वो वाला केस है। तो ये तो समाज की एक पता नहीं अलग ही कुरीति बनी हुई है, पता नहीं क्या ही पिक्चर बना रखी है माइंड के अंदर। मतलब मैरिज को ही सक्सेस मानी जाती है समाज के अंदर ज़्यादातर। ठीक है, आईएएस ऑफिसर को कोई नहीं पूछता, तो एक तो आईएएस ऑफिसर बन जाए उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जिसकी मैरिज हो, वो एटीट्यूड में भी आ जाते हैं। ठीक है, वो वाला केस है। तो ये दहेज प्रथा की यहाँ पे बात हो रही है कि दहेज प्रथा जो है वो गलत चीज़ है, उसको अपने को क्या करना है, जड़ से ख़त्म करना है। क्लियर आप लोगों के? तो दहेज प्रथा को अपने क्या करना है यहाँ पे, ख़त्म करने की बात हुई, क्योंकि सबसे बड़ी जड़ वो ही होता है मैरिज के बाद में जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जितने भी प्रॉब्लम्स की जो होता है, जितने भी रीज़न बनते हैं, उनमें सबसे मेजर जो रीज़न है वो दहेज प्रथा होती है। वो गलत चीज़ है। एक तो वो माँ बाप अपनी बेटी को आपके घर पे भेज रहे हैं साथ में, ठीक है, अपना जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, ऊपर से आपको पैसा और दे, कहाँ का न्याय है ये? समझ में आ रही है ना चीज़? एक तो बच्चा दिया जा रहा है आपको, वो अपना पाल पोस के इतना बड़ा किया गया, जो उनकी बच्ची है वो आपको दी जा रही है, और ऊपर से आप दहेज मांग रहे हो, तो बहुत गलत चीज़ है। ये बिल्कुल गलत है, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, और जो लोग दहेज के पीछे भागते हैं वो कभी मैरिज सक्सेसफुल भी नहीं होती, क्योंकि उन्हें लड़की से मतलब नहीं होता, उन्हें पैसे से मतलब होता है। फिर वहाँ पे कोई सक्सेस है ही नहीं, वहाँ उस मैरिज का कोई सक्सेस नहीं है। मतलब जहाँ पे दहेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इसका मतलब वहाँ पे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो अपने परिवार के भी सगे नहीं होंगे कभी, पैसों के लिए वो अपने परिवार को भी छोड़ सकते हैं, जिनकी ऐसी थिंकिंग है। तो अपने को ऐसी थिंकिंग खत्म करनी है। ठीक है, ये बहुत बड़ी कुरीति है, उसको खत्म करना है। एडिटोरियल में बात करें, द एंड ऑफ स्ट्राइफ दैट सैकल्ड, एंड ऑफ स्ट्राइफ, एंड जो स्ट्राइफ का एंड जिसने सैकल्ड कर दिया था इंडिया को, ऐसी कोई बात हुई थी जो एडिटोरियल में हुई थी। तो आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका कंप्लीट सेंटेंस। अब अपने चलें इसके पिक्चर एनालिसिस में। तो पिक्चर एनालिसिस में आता है कबूतर आ गए भाई, अब दहेज लोगे तो कबूतर ही बनोगे। ठीक है, तो कबूतर यहाँ पे आए, बिल्कुल फिट हुआ है यहाँ पे आज कबूतर। तो क्या होगा, व्हाट इज अपोजिट ऑफ स्ट्राइफ पूछा है पहले वाले ने। दूसरे वाला बोला पीस, हारमोनी, अकॉर्ड, एग्रीमेंट, कंकरेंस, सक्सेस, विक्ट्री, कॉन्कर्ड, ट्रूस, काम। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं किसके, स्ट्राइफ के। मतलब ये सारे शांति को बताते हैं, शांति को बताते हैं, पीस को बताते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो ये हो जाएगा। अब स्ट्राइफ यूज़ कैसे करोगे? स्ट्राइफ तो अब होती ही रहती है। देखो स्ट्रॉन्ग जो अपने डिसएग्रीमेंट आ जाए, कई बार विवाद हो जाता है, घर पे हो जाता है, बहुत तगड़े वाला विवाद हो जाता है, कोई अपनी बात से पीछे नहीं हटता, तो वो भी क्या है, एक टाइप की स्ट्राइफ है। समझ में आ रही है चीज़? अब अपने यहाँ पे यूज़ कर अपने राजस्थान के लिए, तो अपने बोल सकते हैं एक टाइप से कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या चल रही है, स्ट्राइफ चल रही है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कांग्रेस गवर्नमेंट जो अपने राजस्थान के उसके अंदर क्या चल रही है, स्ट्राइफ चल रही है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कंपटीशन को भी एक टाइप से स्ट्राइफ हल्का सा बोल सकते हो, लेकिन वो वैसे है नहीं स्ट्राइफ। ऐसे बोलो कि अभी आरआरबी का एग्जाम आ गया, टाइम ही नहीं बचा, अब तो स्ट्राइफ करनी पड़ेगी, मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लड़ने लग जाओगे किसी से, लड़ने वैसे नहीं, संघर्ष मतलब तैयारी तगड़े वाली करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से आप यूज़ कर लेना, ये याद हो जाएगा। क्लियर आप लोगों के समझ में आया? अब चलते हैं अपने इसकी नेक्स्ट वोकैब पे। तो नेक्स्ट वोकैब जो यहाँ पे आती है वो आपकी आती है हैरल्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैरल्ड? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैरल्ड। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं इसका कंप्लीट एनालिसिस। जो निकल के आती है वो कैब यहाँ पे सामने, इसका मीनिंग वो आता है घोषणा करना, घोषित करना, सूचना देना, इसका मीनिंग निकल कर आता है। मीनिंग यहाँ इंग्लिश में देखें, पब्लिकली नोन एंड एक्सपेक्टेड। पब्लिकली मतलब पब्लिक वे में, मतलब पब्लिक के सामने, नॉन जानना हुआ हो, मतलब पब्लिक उसको जानती हो, सभी लोगों के सामने वो बात परिचित हो, या एक्सपेक्टेड या उम्मीदित हो, ऐसी बात बोली है इसने। सिनोनिम्स देखें तो इंडिकेट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। एक तो इंडिकेट संकेत करना, एक अनाउंस करना घोषणा करना, बिल्कुल सही है सिनोनिम। एंटोनिम देखें तो सीक्रेट हो जाएगा, बिल्कुल सही है भाई। एक तो एक घोषणा कर रहा है, सबके सामने बता रहे, एक बात को आप छुपा रहे हो। कंसील का मतलब ही छुपाना, तो बिल्कुल सही है, एंटोनिम है। यूजेज यहाँ देखें, आई वेलकम द रिपोर्ट एज ए हेरल्ड ऑफ मोर फ्रीडम। मैं जो रिपोर्ट आई है उसका वेलकम करता हूँ, एक घोषणा की फॉर्म में, ज़्यादा फ्रीडम की घोषणा की। इस रिपोर्ट के बाद में अब ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। एडिटोरियल में देखें, फॉर डिकेड्स एंड हैरल्ड्स ए न्यू डॉन ऑफ। तो फॉर डिकेड्स के लिए, और हैरल्ड करता है, घोषणा करता है एक नए
अपने फ्रेटर्निटी का ऐसे भाईचारे की बात हुई थी, तो उसके लिए आप एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट बात के लिए। चलते हैं यहाँ पे इसके पिक्चर एनालिसिस पे। पिक्चर एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पे कोई पर्सन आया है, देखो ये अनाउंसमेंट कर रहा है, यहाँ पे समझ में आया चीज़। कोई इसके पास आदमी जो आपका क्या है अनाउंस करने के लिए इसने कुछ लेटर वगैरह ले रखा है और ये ज़ोर ज़ोर से अनाउंस कर रहा है, कोई संदेश वाहक है, तो उसने मैसेंजर वगैरह उसने क्या किया है, उसने मैसेंजर है, ये मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, ठीक है, MSG नहीं है, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये एक मैसेंजर है, तो जो क्या कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा है, अब उसका हेराल्ड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हेराल्ड। समझ में आ रही है चीज़। अब आप लोग कैसे करोगे हेराल्ड बाई यूज़, आप ऐसे करो, अपने फ्रेंड्स को ज़ोर ज़ोर से हेराल्ड करो कि आरआरबी की डेट आ चुकी है, आरआरबी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ज़ोर ज़ोर से हेराल्ड करो, तो बहुत तगड़े वाली घोषणा पत्र है ये, बहुत बड़ी घोषणा हो जाएगी। कोई भी चीज़ होती है तो आप घर पे भी जैसे घोषणा कर सकते हो कि अब हमें काम का मत बोलना, अब एग्ज़ाम आ गए, 1 मंथ का टाइम बचा है, ठीक है, एग्ज़ाम आ चुके हैं, अब हमें कोई काम का मत बोलना, हम हेराल्ड करते हैं, आज हमारी हेराल्ड सुन लो, ये बोला करो आप हेराल्ड सुनो हमारी। हेराल्ड का मतलब तगड़े वाली घोषणा है हमारी, हमसे काम मत करवाना, ठीक है, अब हमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपने यूज़ करना। हेराल्ड बोलो, घर वाले बोलेंगे भाई इसको तो इंग्लिश आती है, इसका मतलब पढ़ तो रहा है, तो काम वैसे ही नहीं करवाएंगे आपसे, देखो इंग्लिश ऐसे ही बचा देगी आपको, ठीक है, समझ में, इस तरीके से यूज़ करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। इसकी नेक्स्ट वोकेब जो आपकी यहाँ पे आती है वो आती है ट्यूमल्टियस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्यूमल्टियस? जल्दी से मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्यूमल्टियस, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग आंसर को, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्यूमल्टियस। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है अशांत, उत्तेजित, उपद्रवी, गड़बड़, विक्षुब्ध। विक्षुब्ध का मतलब जो परेशान हो, उथल पुथल। उथल पुथल आप जानते हो, आप करते ही उथल पुथल, कोई भी एग्जाम में आप जाते हो तो वहाँ उथल पुथल करके ही तो आते हो, ठीक है, या तो एग्जाम की उथल पुथल कर देते हो, अच्छा हो जाता है, तो खराब हो जाता है आपकी उथल पुथल हो जाती है, या एग्जाम आपकी उथल पुथल कर देता है, होता तो है ये एक चीज़, तो ट्यूमल्टस होता है वहाँ पे, ये बोल सकते हो आप। मीनिंग देखें, एक्साइटिंग एंड कन्फ्यूजिंग इवेंट्स और फीलिंग्स। एक्साइट कर, उत्तेजना वाली और कन्फ्यूज करने वाली इवेंट्स और फीलिंग्स की बात करता है। सिनोनिम्स, टर्बुलेंट, टर्बुलेंट बिल्कुल सही है, गड़बड़ को बताता है। वायलेंट, वायलेंट का मतलब हिंसा को बताता है, बिल्कुल सही है। एंटोनिम, काम, शांत, जेंटल, विनम्र, बिल्कुल सही है। एक तो उत्तेजित, बहुत ज़्यादा उत्तेजना के साथ, और एक क्या है, बिल्कुल विनम्र फॉर्म में, तो बिल्कुल सही है एंटोनिम। यूजेज यहाँ पे देखें, ए ट्यूमल्टियस वेलकम। ट्यूमल्टियस का मतलब जो आपका ऐसा उत्तेजना भरा, वेलकम फ्रॉम 1000 स्ट्रॉन्ग क्राउड ग्रीटेड द चैंपियन। उन्होंने ग्रीट की, अभिवादन किया किसका, जो चैंपियन विजेता था उसका, बिल्कुल सही है यहाँ पे यूजेज। एडिटोरियल में देखें, द जर्नी सो फार हैज़ बिन ट्यूमल्टियस। जो अब तक की जो जर्नी है वो क्या हुई है, ट्यूमल्टियस हुई है, मतलब परेशान करने वाली, गड़बड़ पैदा करने वाली, जो अशांति वाली, जो उपद्रवी फॉर्म में जो है वो ऐसी है। तो ये कंप्लीट जर्नी वाला तो आपने देखा हुआ है, एडिटोरियल में अपनों ने बात की थी, इस पर डिस्कस किया था। कंप्लीट सेंटेंस के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, एडिटोरियल को गो थ्रू करना पड़ेगा। पिक्चर एनालिसिस देख लेते हैं भाई। पिक्चर एनालिसिस में यहाँ पे देखो, कोई पर्सन है, देखो ये आपकी तरह है, ये क्या कर रहा है, सोच रहा है, बिल्कुल इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, या फिर ये टेंशन में है, तो एक टाइप से इसका दिमाग क्या है, अशांत है। जैसे अभी आप लोगों का दिमाग अशांत है कि सर क्या करें, आरआरबी आ गया, फिर आरआरबी प्री और मेंस के बीच में आईबीपीएस पीओ ठोक दिया उन्होंने, ठीक है, आईबीपीएस पीओ को बीच में डाल दिया, सर समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्या थे, ओनली आरआरबी की तैयारी कर रहे थे कि आरआरबी ही करेंगे एक बार, उसके बाद में इंग्लिश को देखेंगे आरआरबी के बाद में, तो उनके तो बहुत बड़ी गड़बड़, उनका तो सिलेक्शन का कोई मुझे तो चांस लगा नहीं यहाँ पे, मुझे लगता नहीं है कि चांस होगा, और वैसे मुझे लगता भी नहीं है, आपको भी नहीं लगता होगा कि उनका सिलेक्शन होगा जिन्होंने इंग्लिश छोड़ी है, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आप आईबीपीएस नहीं लेकर जा सकते। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये सोचा था आरआरबी के बाद में, आरआरबी का हो जाएगा उसके बाद में इंग्लिश पे ध्यान देंगे, तो उनके चांसेस यहाँ पे लगभग मान लो 0 हो जाते हैं आईबीपीएस पीओ के अंदर, जिन्होंने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, तो उनका आईबीपीएस पीओ तो मान लो गया। तो अब जिन बच्चों ने इंग्लिश पे ध्यान दिया है वो आईबीपीएस पीओ, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, वो आराम से क्रैक कर जाओगे आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे आरआरबी में बिजी है। और आरआरबी आईबीपीएस पीओ की आपने अगर तैयारी की है तो आरआरबी भी आप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बैंकिंग का जो सिलेबस होता है वो सारा सेम ही होता है। जो सिलेबस आरआरबी का है सेम ही सिलेबस आईबीपीएस का होता है, बस एक सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश है वो एक्स्ट्रा तो नहीं होता अगर अपने बात करें, क्योंकि आरआरबी में भी इंग्लिश आता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हिंदी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिनको ऐसे लगता है हमें हिंदी बहुत ज़्यादा आती है, जिनके नंबर भी हिंदी में बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे पिछली बार आए थे, जिनको लगता था कि हमारी हिंदी बहुत तगड़े वाली है, जिनकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई थी हिंदी के अंदर, ठीक है,
तो वो केस तो अलग है, वो उनकी सिरदर्दी है, अपने को कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, क्योंकि वो उन्होंने जब माना नहीं है तो अपने कुछ भी नहीं बोल सकते उस चीज़ में। तो वो वाला केस है। तो IBPS की आप तैयारी करो तो RRB तो आपका साथ में ही चला जाएगा। एक एडवांस सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश, जो कि क्या करता है, मेंस में आपके हिंदी अगर जवाब दे जाए, हिंदी दे जाती है जवाब, तो इंग्लिश आपके बड़ा काम है आता है, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट करने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुल मिलाकर IBPS के साथ आपकी RRB की तैयारी हो चुकी है, तो आपको RRB भी आप क्लियर करोगे और IBPS भी क्लियर करोगे, ये गारंटी है। ठीक है, श्योर है, आप IBPS भी क्लियर करोगे और RRB भी क्लियर करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये माइंड में जो चल रही है उसको बता रहा है। तो ट्यूमल्टियस आप बोल सकते हो, अभी अपनी सिचुएशन क्या है, ट्यूमल्टियस है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। आप ऐसे बोलो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो अभी सिचुएशन है वो ट्यूमल्टियस है, लेकिन मेरी ट्यूमल्टियस नहीं है, मैं ट्यूमल्टियस नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा सेंस चमका हुआ है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे पता है मेरी तैयारी बहुत तगड़े वाली है। क्योंकि परेशानी ट्यूमल्टियस तो सबकी कंडीशन है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि सबकी हालत ख़राब है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट का समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, सारे के सारे उलझे पड़े हैं, टाइम है नहीं, अपने फ़ायदा उठा लेते हैं, सबको उलझे रहने दो, अपने तैयारी करके सिलेक्शन ले जाएंगे। तो यहाँ तो जो रिलैक्स करेगा ना वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब की बार कॉम्पिटिशन तो ऐसे होगा, बिल्कुल इजी कंपटीशन जाना है यहाँ पे। समझ में आ रही है चीज़? तो वो चीज़ आपने यूज़ करनी है कि ट्यूमल्टियस जो हालत है लोगों की उसका हमें फ़ायदा उठाना है। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब आपकी जो आती है वो आती है कंसिलिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिलिएशन? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिलिएशन। अब चलते हैं इसकी कंप्लीट एनालिसिस पे। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है सुलह, समझौता, समाधान, शांत करना, अनुरंजन। अनुरंजन भी क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। हिंदी में अगर आप RRB में हिंदी करना चाहते हो, अनुरंजन का मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, मिलाप, मिलाप होना, मिलन होना। मीनिंग यहाँ इंग्लिश में देखें, द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ए डिसएग्रीमेंट। एक डिसएग्रीमेंट के एंडिंग का प्रोसेस, एंड करने का प्रोसेस, डिसएग्रीमेंट को एंड करने का प्रोसेस। सिनोनिम्स यहाँ पे देखें, पीस मेकिंग, ठीक है, शांति स्थापित करना। एंटोनिम्स, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, उत्तेजना, भड़काना किसी चीज़ को। तो एंटोनिम हो एक शांति, एक भड़काना, बिल्कुल सही है। यूजेस यहाँ पे देखें, रिजोल्विंग द डिस्प्यूट, जो विवाद है उसको रिजोल्व करना, सही सोल्व करना। विल रिक्वायर ए मूड, उसको जरूरत है एक अवस्था की, मूड ऑफ कंसिलिएशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे कंसिलिएशन का मूड होना चाहिए, समझौते वाला मूड होना चाहिए, तभी डिस्प्यूट खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दोनों पक्षों को अपने क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, दोनों में लड़ाई चली, उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर क्या करे, एकदम से एक वाला चुप हो जाता है, दूसरे वाला बोल जाता है, दूसरे वाला चुप हो जाता है, फर्स्ट वाला बोल जाता है, फिर कहाँ से कंसिलिएशन होगा? तो वो वाली बात है, मूड होना चाहिए दोनों साइड के। एडिटोरियल में देखें, एन ओकेजन टू सीक कंसिलिएशन ओवर कॉन्क्वेस्ट, मतलब विजय के ऊपर आपको कंसिलिएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी थी। ऐसी बात हिंदुओं के लिए बोली गई थी एडिटोरियल में कि आप ऐसे मत बोलना कि हम जीत गए, आपको क्या बोलना है कि चलो बढ़िया हुआ, हमारा समझौता हो गया, अब हम मिलजुल कर रहेंगे। ये बात एडिटोरियल में हुई थी। एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट एनालिसिस के लिए। अब यहाँ पे जो अपने बात करें पिक्चर एनालिसिस में, तो यहाँ पिक्चर एनालिसिस बड़ा शानदार वाला, जो यूजेज वाला जो सेंटेंस है वही है। दो पर्सन लड़ रहे हैं, एक ने तो हथौड़ा ले रखा है, एक ने तलवार ले रखी है, और बीच में आप जैसा कोई भला प्राणी है जो उन दोनों को क्या कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, भले प्राणी के पड़ जाती है, समझ आने चीज़। तो वो तो रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ अच्छाई करने के लिए, दुनिया बदलने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है ना। ठीक है, तो एक के पास हथौड़ा है, दूसरे के पास क्या है, बिल्कुल देखो हथौड़े वाला तो ज़्यादा ही फोर्स में है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मूड में है मारने के। समझ में आ रही है चीज़, किस तरीके से पूरा एक्शन लेकर घूमकर पूरा देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और ये बीच में दोनों को क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसिलिएशन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि चलो कंसिलिएशन करवाते हैं, इनका कंसिलिएशन करवाते हैं, ऐसे बोलते हुए जाना। और बाई चांस आपका अगर कंसिलिएशन हो जाए तो आपके वोकेब फिक्स हो जाएगी। समझ में आ रही है चीज़? तो सिचुएशन देख कर कंसिलिएशन करने जाना कि सामने वाली पार्टी कैसी है। समझ में आ रही है चीज़? मुँह उठा के मत चले जाना, नहीं तो कंसिलिएशन आपके है ना सर का कर देगा कोई कंसिलिएशन। समझ में आ रही है ना चीज़? तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हेड का कर देगा कोई, सर का मतलब मेरा नहीं, सर का मतलब सिर, सिर जो आपका हेड होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कंसिलिएशन करने से पहले, किसी भी पार्टी में कंसिलिएशन करवाने जाने से पहले चेक कर लेना कि पार्टी है कैसा, कैसा गर्म दल है या नरम दल है, वो चीज़ चेक कर लेना, तो कंसिलिएशन आपके याद हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो नेक्स्ट वोकेब जो आपकी आती है वो आती है डायट्राइब। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायट्राइब? जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायट्राइब। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या आता है, कठोर समालोचना। सम प्लस आलोचना मतलब कठोर समालोचना, किसी को मतलब कठोर वाणी बोलना, किसी को कठोर बातों में बोलना। निंदा करना, विवाद करना, आक्षेप करना, आक्षेप का मतलब भी विवाद करना होता है। उग्र भाषण, भाषण देना गुस्से वाला, उग्र उग्र फॉर्म में तगड़े वाला भाषण
तो डाइट्राइब होता है। तो यहाँ पे अपने देखे मीनिंग, एन एंग्री स्पीच और आर्टिकल, कोई एंग्री गुस्से वाला स्पीच या आर्टिकल विच इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, मतलब सीरियस हो, ऐसा बोला है उसने। सिनोनिम्स आपका अब्यूज हो जाएगा, बिल्कुल से गाली गलौज भी इसमें ही आता है। और स्ट्रिक्चर, देखो यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, STRU नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रिक्चर है। तो आप यहाँ ध्यान रखना, स्ट्रिक्चर बाई चांस ये स्पेलिंग मिस्टेक में आ जाए तो वहाँ स्ट्रक्चर लिख कर आ सकता है। तो स्ट्रक्चर एक जैसा असर लग रहा है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आज तक अपनों ने कभी पढ़ा ही नहीं था, अपना स्ट्रक्चर ही पढ़ा था। बाई चांस स्पेलिंग मिस्टेक में स्ट्रक्चर आ जाए और आप देखते ही क्या करोगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो स्पेलिंग को देख के ही डायरेक्ट टिक करते हैं, सेंटेंस के अंदर यूज को नहीं देखते कई बार, ठीक है। तो आप यहाँ तो आप पक्का ही गलत करोगे। जैसे ही आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक वाला आता है ना, उसके अंदर जैसे स्ट्रक्चर लिख कर आएगा ना, तो आप लोग क्या करोगे, भाग के जाओगे और उसी टाइम देखोगे कि यार स्ट्रक्चर की तो स्पेलिंग गलत है, स्ट्रक्चर होती है, RU होता है, और आपने वहाँ रॉन्ग कर दिया। हो सकता है वहाँ स्ट्रक्चर ही यूज हुआ हो। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब विवाद होता है, निंदा करना होता है, ठीक है, निंदा करना होता है। अगर वहाँ निंदा की फॉर्म में यूज, स्ट्रक्चर आपका सही था लेकिन आपने स्पेलिंग देकर गलत कर दिया। क्यों? गलती किसकी? आपकी। सर मुझे तो लगा था, तो गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर का पता ही नहीं था, आपने देखा ही स्ट्रक्चर ही देखा हुआ था, आज तक स्ट्रक्चर कभी देखा ही नहीं था। इसलिए जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा वोकैब आपके सामने आएगी। तो यहाँ से स्ट्रक्चर वाली तो अपने सेट होगी। बाई चांस अब आगे एग्जाम में आ जाए तो यहाँ अपना प्लस पॉइंट है, जिसको नहीं पता वो नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ से कुछ सीखे ना, इस तरीके से एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखी जाती है। तो स्ट्रक्चर अपने फिक्स हो गया, अब स्ट्रक्चर में अपने को कभी दिक्कत नहीं आने वाली। समझ में आया? एक प्लस पॉइंट मिला, मतलब एग्जाम में अपने एक ज़्यादा पावर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होकर जा रहे हैं, एक गलती और ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि इस गलती में आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने कभी इसको पहले देखा ही नहीं था, इस स्पेलिंग को, ठीक है। तो यहाँ अपने को पता लगे। एंटोनिम देखें, प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। एक तो किसी की क्या कर रहे हो आप, निंदा कर रहे हो, एक प्रशंसा कर रहे हो, अपोजिट हो जाएगा। यूजेज, यहाँ द बुक इज ए डाइट्राइब अगेंस्ट द एकेडमिक, जो शैक्षणिक चीज़ें हैं उसके खिलाफ क्या डाइट्राइब है। बुक में मतलब उसकी आलोचना की गई है, जो सिस्टम है पढ़ाने का उसकी आलोचना की गई है। एडिटोरियल में देखें, डायलॉग ओवर डाइट्राइब, डायलॉग बातचीत करनी है, डाइट्राइब निंदा करने के बजाय बातचीत करनी है। पिक्चर एनालिसिस देखें तो बिल्कुल आप पे सूट होता हुआ पिक्चर एनालिसिस आया है, ये आप ही हो, ठीक है। यहाँ पे मम्मी पापा हैं और यहाँ पे बच्चा है, तो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं उसको, ठीक है। उसने T-शर्ट पे लिखवा रखा है नेवर, कभी नहीं, नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पापा जो हैं वो क्या करें, मम्मी तो देखो घूर रही है, ठीक है, मम्मी का तो पूरा मूड है, मम्मी तो अब रखने वाली है कान के नीचे, देख लो ध्यान से, देखो ऐसे ही लग रहा है मम्मी अब कान के नीचे रखी। अब पापा तो क्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ डाइट्राइब कर रहे हैं, ठीक है। पापा तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे को डाइट्राइब, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा क्योंकि उसको तो आदत होगी, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारों के साथ ऐसा होगा, क्योंकि वो सुनना तो है नहीं, बार बार बोलते हैं घर वाले, तो आप क्या करते हो, सुनते तो हो नहीं कि हाँ इनकी तो आदत है बोलने की, बोलने दो। वो पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, पापा डाइट्राइब कर रहे हैं और बच्चा आराम से सुन रहा है, T-शर्ट पे लिखवा रखा है नेवर। अब मम्मी देख लो, अब इसने तो आंख बंद कर रखी है, आंख खुली होती ना तो ये अभी मान जाता। अब आंख बंद है तो आंख कौन खोलेगा, मम्मी खोलेगी, ठीक है। क्योंकि मम्मी के जैसे अपने देखें हाव भाव देखें तो ये हाव भाव सही नहीं लग रहे मुझे तो अभी इसके कान के नीचे पड़ने वाली है। तो यहाँ पे पापा के डाइट्राइव से काम नहीं चलना, यहाँ से मम्मी की जो डोज है उससे काम चलेगा। समझ में आ रही चीज़? तो वो वाला यहाँ पे केस है। तो ये तो आपकी याद हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है, आपको सुनाया ही जाता है। अपने को तो घर पे तो मम्मी पापा तो सुनाते ही रहते हैं ना अपने को, कोई भी बात पे होती है, कुछ भी हो जाता है कि आपको पता तो है नहीं, हमने दुनिया देखी है, ये होता ही है, बहुत चीज़ें होती है, क्योंकि उन्होंने वो अपने को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए बोलते हैं वैसे तो वो एक टाइप से क्या होती है, डाइट्राइब होती है, जो अपने को डांट, जब आपको डांटते हैं तो आप उसको डांट मत बोला करो कि हमें डांट दिया, ऐसे आप बोला करो डाइट्राइब। देखो एक तो नया मीनिंग है और एक फीलिंग भी अच्छी आएगी। डांट पड़ी फिर भी क्या बोलोगे, डाइट्राइब, कि आपने हमें डाइट्राइब किया, ठीक है। तो वो भी बोलेंगे डाइट्राइब क्या होता है, वो डांटेंगे नहीं, अच्छा यानी इंग्लिश इतनी शानदार, मतलब ये तो पढ़ता है, ठीक है। वैसे प्लस पॉइंट आपके। दूसरा आपने बोले डाइट्राइब, तो मैंने बोला, एक तो मैंने बोला कि मुझे डांट लगाई गई, मुझे गाली दी गई, ठीक है, इस तरीके से बोले। एक अपने डाइट्राइब यूज़ करें, तो डाइट्राइब क्योंकि अपना इतना फेमिलियर नहीं है ना, तो अपने को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लगेगा ये, ठीक है, जितना वो डांट लगती है। तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, समझ में आई? तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेना डाइट्राइब को। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट वोकेब पे। नेक्स्ट वोकेब जो आपके आते हैं, ट्रैंक्विलिटी आती है। नेक्स्ट वोकेब इज ट्रैंक्विलिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर को, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो कंप्लीट एनालिसिस में बात करें, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, धीरज, अक्षोभ, प्रशांति, मतलब शांति, अक्षोभ। अब यहाँ RRB हिंदी के लिए देख लेना, अक्षोभ का मतलब भी शांति ही होता है, मतलब हो हल्ला ना करना, शांति को बताता है। मीनिंग यहाँ पे देखें, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग काम, शांत होने की क्वालिटी या स्टेट, अवस्था।
सिनोनिम्स काम हो जाएगा शांति, पीस शांति है। एंटोनिम्स कॉमर्सन हो गया, कॉमर्सन का मतलब उग्रवाद तरीके से होना, अशांति होना, उसको बोलते हैं। यूजेज यहाँ पे देखें, द वन थिंग ही विश्ड फॉर, एक चीज जिसके लिए उसने विश किया था, विश फॉर, ही विश्ड फॉर द थिंग, मतलब सेकंड सब्जेक्ट क्लोज। वन थिंग, द वन थिंग ही विश्ड फॉर, एक चीज जिसके लिए उसने क्या किया था, विश की थी, इच्छा की थी, वो क्या था, रेस्ट था, उसे आराम चाहिए था, ट्रैंक्विलिटी शांति चाहिए थी, एंड फ्रीडम और आज़ादी चाहिए थी। किसी पर्सन की बात है, उसने एक ही चीज़ की मांग की थी, क्या चीज़ की मांग की थी, कि मुझे क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, शांति और आज़ादी, ये तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए, ऐसे एक चीज़ की मांग उसने की थी। समझ में आया। एडिटोरियल में देखें, एंड ट्रैंक्विलिटी और ट्रैम्फलिज्म, और ट्रैंक्विलिटी को प्रायोरिटी देनी है, ट्रैम्फलिज्म का मतलब जो हर्षोल्लास के ऊपर, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति को आपने प्रायोरिटी देनी है। जो राम मंदिर निर्माण हुआ था उसके बारे में था, तो एडिटोरियल को गो थ्रू कर लेना कंप्लीट, अगर आपको एनालिसिस करना है इस सेंटेंस का। अब चलते हैं यहाँ पे पिक्चर एनालिसिस में। पिक्चर एनालिसिस में क्योट आता है, और क्योट क्या आता है, बड़ा ही शानदार वाला आता है, when we are unable to find tranquility within ourselves, जब हम अयोग्य होते हैं, अनेबल होते हैं ट्रैंक्विलिटी फाइंड करने के लिए विद इन आर सेल्फ, अपने खुद के अंदर, जब अपने अयोग्य होते हैं खुद में ही शांति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इट इज़ यूजलेस, ये व्यर्थ है, टू सीक इट एल्सवेयर, कहीं और ढूंढना। जब देखो पर्सन के अंदर, खुद के अंदर ही शांति होती है, जब आपको अपने अंदर ही शांति नहीं मिल पा रही तो बाहर ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। ये बात इस बंदे ने यहाँ पे बोली है, और बड़ी ही मस्त बात बोली है। समझ में आया आप लोगों के, क्योंकि जब इसने बोला कि जब आप अपने अंदर ही शांति नहीं ढूंढ सकते, अपने अंदर आपको शांति पीस नहीं मिल पाती, तो बाहर ढूंढने से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर बात करें तो क्या है, जो कुछ है वो आप ही हो, जो कुछ है सब कुछ आपके अंदर है। सिर्फ आपकी माइंड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको माइंड को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपको अपना मन कंट्रोल करना आता है, उसके बाद में आपको दुनिया की कोई भी ताकत सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। समझ में आ रही चीज़। अगर आपको मन कंट्रोल करना आता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता हो, तो ये बात इसने बोली है। तो बड़ा ही शानदार ये आपका क्या था, क्योर था। तो ये जो आपकी वोकेब थी, ये इस एडिटोरियल की लास्ट वोकेब थी। समझ में आया। तो ये जितनी भी वोकेब है उनको आप बार बार रिवाइज किया करो। जितनी पुराने वाली वोकेब है वो आप लोगों के याद है या नहीं, सभी के याद होगी आई थिंक। जितनी अब तक अपनों ने वोकेब कर ली, अब तक जितनी वोकेब अपनों ने, बहुत सारी वोकेब कर ली, बहुत ज़्यादा वोकेब कर रखी है, ठीक है। हफ्ते में अपने 1 वीक में 2 बार वोकेब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा वोकेब आप लोगों ने कर रखी है। तो वो जितनी वोकेब है वो सारी आपके याद है या नहीं, तो ये चीज़ मुझे एक बार आप लाइव चैट के अंदर बता देना कि याद है या नहीं। अगर नहीं है तो याद करो, क्योंकि IBPS PO अपना आ चुका है। उसके बाद RRB का मेंस होगा, उसमें अगर हिंदी सेट ना बैठे बाई चांस तो इंग्लिश वहाँ पे ज़रूरी होगी, तो वहाँ पे भी काम आएगी इंग्लिश। आगे और भी एग्ज़ाम IBPS आपका RRB आ चुका है, तो SBI भी आने के चांसेस है। एकदम से एग्ज़ाम लेगा SBI आपका, ठीक है। हो सकता है कि वो पहले ऐसे वेट कर रहा हो कि एक बार किसी का प्री एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद में, क्योंकि SBI का तो मेंस होना है, ठीक है। तो हो सकता है RRB का प्री होने के बाद में वो SBI मेंस रख दे, ठीक है। हो सकता है उससे पहले मेंस रख दें, तो अपने कुछ भी नहीं बोल सकते SBI का। SBI कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो पहले सोचे कि एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए कि कैसे RRB वगैरह IBPS कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसके बाद में अपने बोल दें, क्योंकि अपना तो क्या है, सेकंड एग्ज़ाम है, ठीक है। क्योंकि अभी उन्होंने पिछले वाले रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने ले लिए थे जितने एम्प्लॉयज़ लेने थे, उसके जस्ट बाद उन्होंने दोबारा से जो रिक्रूटमेंट निकाला था, तो वो बोल रहे हैं कोई ना, अपने अगले वाले में कंसिडर कर लेंगे। तो ये भी चीज़ हो सकती है, अगले वाले में कंसिडर करें। और अगले वाले में अगर वो कंसिडर करेंगे अपने एग्ज़ाम को, क्योंकि आपको पता है SBI का जो 2019 का जो रिज़ल्ट आया था, उसके थोड़े टाइम बाद, ज्वाइनिंग से पहले ही आपका दोबारा से SBI ने अपना रिक्रूटमेंट दे दिया था। ये चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। तो बैक टू बैक यहाँ पे रिक्रूटमेंट दिया था, तो हो सकता है SBI क्या करे, इस रिक्रूटमेंट को क्या बोले कि अगले वाले के साथ, अपने 2020 वाले के साथ अपने क्या कर लेते हैं, उसके साथ मर्ज कर लेते हैं, नेक्स्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है। अगर नेक्स्ट वाली रिक्वायरमेंट के साथ SBI अगर मर्ज करता है इस पेपर को, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा। इसका मतलब आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कट ऑफ वगैरह कम चली जाएगी। वो अपने कुछ नहीं बोल सकते, वो SBI के ऊपर है। तो वो हो सकता है एक बार वेट कर रहा हो कि प्री का कोई एग्जाम हो जाए, कैसे वो मैनेज करते हैं, उसके बाद में अपने भी ले लेंगे। तो हो सकता है RRB के जस्ट RRB IPS के बीच में थोड़ा बहुत 1-2 स्लॉट खाली मिलेंगे, ठीक है SBI को। तो उन स्लॉट्स के बीच में भी वो मेंस का एग्जाम ले सकता है, इसलिए SBI के लिए भी आपको तैयार रहना है। इसलिए इंग्लिश को मत छोड़ना, और GK को भी आप साथ में ही रखो एक बार। समझ में आ रही है चीज़। हाँ, मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो एक बार RRB के लिए, अगर आपका RRB फोकस्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदर सब्जेक्ट को भी 1 आवर तो आप दो, कम से कम GK को भी 1 आवर आप दो, और इंग्लिश को भी 1 आवर दो। नहीं तो
समझ में नहीं आएगा आप लोगों के साथ हो क्या गया। तो ये मेरी बात मान लो, आप समझ में आ रही है चीज़, मैं गलत नहीं बता रहा आपको। 1 आवर से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, काम ही आएगा, सीखोगे कोई चीज़, आपका माइंड ही एडवांस होगा, और माइंड एडवांस होगा तो आपके एग्जाम में काम ही आना है। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना आप लोग, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम आने, IPS क्लर्क भी आएगा थोड़े टाइम बाद। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया तो वो केब वगैरह सारी रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मटके का एक विशेष गुण होता है कि ये अपने भीतर के शीतल जल से किसी की भी प्यास बुझा सकता है, परंतु यदि इसमें एक छोटा सा भी छिद्र हो जाए तो ये अपना महत्व खो बैठता है। इसी प्रकार जिन पर बड़े बड़े उत्तरदायित्व होते हैं उन्हें अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आचरण पर लगा एक भी दाग छवि को सदा के लिए धूमिल कर सकता है। इसलिए अपनी कमियों को पहचानो और उनका नाश कर दो, इससे पहले कि वो आपका नाश करें। नीतियां मेरी, नियति आपकी।